हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी महासागर में। तो आज हम जो संस्कृत विभाग वाला जो पेपर है उसको आज है वो समापन की ओर लेके जा रहे हैं। तो जितने प्रश्न हैं वो आज सारे सम्मिलित कर लेंगे और इस वीडियो में अंत तक है वो बने रहिए। तो आज का पहला प्रश्न है अपना जो 120 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है कि अर्ध शासकीय पत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला विकल्प है संबोधन में महोदय महोदया शब्द का प्रयोग नहीं होता है। पत्र की समाप्ति पर भवदीय भवनिष्ठ आदि किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं होता है। पत्र के ऊपर बाईं ओर प्रेषक नाम और पद नाम लिखा जाता है। पत्र क्रमांक में अर्ध शासकीय अर्ध सरकारी या डीओ का उल्लेख होता है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर 2 नंबर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा। आप सभी को पता हो और अगर आप निरंतर जुड़े हुए हो तो इससे पहले जो हमने पेपर हल किया था उसमें भी अर्थशास्त्र के पत्र से संबंधित ही प्रश्न पूछा था। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इन पत्रावलों में, जो पत्रकारिता से संबंधित जो प्रश्न आते हैं। तो ये अर्थशास्त्र की जो पत्र है इससे संबंधित है वो प्रश्न 2 बार पूछ लिया अब तक। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना संबद्ध महाविद्यालयों को किस प्रकार में भेजी जाएगी? यानी विश्वविद्यालय द्वारा कोई प्रवेश के नियम निकाले गए, तो नियमों में संशोधन की सूचना है वो सारे महाविद्यालयों में सर्कुलर करनी है, पहुंचानी है। तो ये जो चीज़ है वो किस रूप में है वो महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय है वो भेजेगा। तो क्या अधिसूचना के माध्यम से? नहीं, अधिसूचना तो सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। कार्यालय आदेश पर? नहीं, ये भी नहीं होगा। अर्थशास्त्र के पत्र भी नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर 3 नंबर 3 नंबर विकल्प है, इसका उत्तर हो जाएगा सर्कुलर के माध्यम से विश्वविद्यालय है वो महाविद्यालयों को ये संशोधन की सूचना है वो देगा। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम है वो किस विकल्प में है, वो हमें बताना है। तो ये जो 2015 की जो भर्ती थी और अभी जो संस्कृत विभाग वाली थी उसमें भी ये शब्दकोश वाला था, चूंकि इसमें था तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें अगर देखें तो उसमें था, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती आ रखी है उसमें ये टॉपिक है वो पाठ्यक्रम में नहीं है। तो ये इस दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेबस अगर चेंज होता है तो कल को ये जोड़ भी दे तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्न भी हमें देखने को मिल सकते हैं शब्दकोश में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर विकल्प, उऋण ऋषि ग्रीष्म और ज्ञान, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट चलना है, प्रश्न 30 है, वो सारे सम्मिलित किए हैं तो इस हिसाब से हमें वो थोड़ा सा वो स्पीड को ध्यान में रखते हुए प्रश्न करने हैं। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो गलत संधि विच्छेद वो हमें बताना है। पावक में पाउ धन अख अयादि संधि बिल्कुल सही है। अक्षौहिणी में अक्ष धन उहिणी वृद्धि संधि ये भी बिल्कुल सही है। सन्नारी में सत धन नारी ये भी सही है, व्यंजन संधि है। रमेश में राम धन ईश नहीं होता है, रमेश में रमा धन ईश होता है। रमा का जो है पति रमेश। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प। अगला जो प्रश्न है 124 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद शब्द सही नहीं है? सही नहीं है वो हमें बताना है। तो 1 नंबर विकल्प है तत्धन जन्य तत्जन्य, सत धन गति सदगति, विद्वत धन मंडली विद्वन मंडली, चित धन आकाश चिदाकाश। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ये चिदाकाश बिल्कुल सही है। विद्वत धन मंडली ये भी सही है। त द के साथ में जब त द होता है उसके सामने जब म आता है तो त द का क्या हो जाता है? न हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। सदनारी सदगति सत धन गति, तो त द के साथ में जब ग आता है तो त द का द हो जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। 1 नंबर जो ऑप्शन है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि तत् धन जन्य का तत्जन्य नहीं होता है, इसका होता है तत्जन्य नहीं होता है, इसका होता है तत्जन्य। क्या होता है? तत्जन्य। जिस तरीके से जो एक शब्द होता है ना सज्जन, सज्जन जो शब्द होता है वो इसी तरीके से होता है। सत धन जन, सत धन जन से सज्जन बनता है, उसी तरीके से तत् धन जन्य से तत्जन्य बनता है। क्या बनता है?
त ज ज न ये तज्जन्य, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें समास से संबंधित ये प्रश्न दिया हुआ है कि समास विग्रह सही नहीं है वो हमें बताना है। काव्य निपुण, काव्य में निपुण, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की भक्ति, देशभक्त, देश का भक्त, श्रम साध्य, श्रम से साध्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? काव्य निपुण, काव्य में निपुण, अधिकरण तत्पुरुष समास बिल्कुल सही है। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की भक्ति नहीं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये गलत है, इसमें दिया हुआ है कि ये हो जाएगा राष्ट्र के लिए भक्ति। क्या हो जाएगा? राष्ट्र के लिए भक्ति। तो ये इस प्रश्न का 2 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर हो जाएगा। देशभक्त, देश का भक्त होता है, बिल्कुल सही है। संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। और राष्ट्र भक्ति में राष्ट्र के लिए संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, श्रम से साध्य। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 126 नंबर जो प्रश्न है इसमें सामासिक पद गलत है वो बताना है हमें। पहला विकल्प है स्वर्ग को गत, स्वर्गगत, शत अब्दों या वर्षों का समूह है शताब्दी, काला है जो सांप, काला सांप, जीवन पर्यंत, आजन्म। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? देखिए स्वर्ग को गत, बिल्कुल स्वर्ग गत होता है, सही बात है। शत अब्दों का समूह है शताब्दी, ये भी सही बात है, द्विगु समास का उदाहरण है ये। और काला है जो सांप, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, सांप की विशेषता बताई जा रही है। लेकिन जीवन पर्यंत का आजन्म नहीं होता है, जीवन पर्यंत का आजन्म नहीं होता है। जीवन पर्यंत का जो समास विग्रह होता है वो होता है या व ज जी व न, याव जीवन, याव जीवन है वो। इसका संधि विच्छेद करें तो होता है यावत धन जीवन, यावत धन जीवन। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत का मतलब आजन्म नहीं होता है, यावत जीवन होता है। आजन्म तो होता है जन्म से लेकर, जन्म से लेकर जो चीज होती है उसको आजन्म कहते हैं। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है किस शब्द में वी उपसर्ग है? तो वित्त, व्यथा, व्यतीत, विदित। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। व्यतीत जो शब्द है इसमें वी जो उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, अतीत है वो मूल शब्द है, अतीत शब्द है और अतीत में वी है वो उपसर्ग है, और ये यण संधि से व्यतीत शब्द बना है। और विदित जो है, विदित में प्रथम दृष्टया आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें वी उपसर्ग है, लेकिन देखिए उपसर्ग और प्रत्यय होने के लिए जो शब्द पीछे बजता है उसमें थोड़ी सार्थकता होनी चाहिए। तो दित कोई ये शब्द नहीं बजता है, तो इसका क्या होता है, ये विद शब्द है और विद के साथ में इत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इससे विदित बना है। वित्त जो शब्द है ये मूल शब्द है और व्यथा भी ये मूल शब्द है। अगला जो प्रश्न है कि किस शब्द में ईन प्रत्यय है? ईन प्रत्यय है जमीन, ग्रामीण, जहीन, महीन। तो ग्रामीण के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता कि अण आया हुआ है तो अण से तो ईन तो होगा ही नहीं, जबकि इन तीनों में न है वो दिख रहा है। तो आपको बता दूं कि इसमें जो उत्तर है वो ग्रामीण ही है, क्योंकि ग्राम इसमें मूल शब्द है। ग्राम के अंदर ईन जब प्रत्यय जुड़ा है तो वो हो गया ग्रामीण। क्या हो गया? ग्रामीण। तो शब्द है वो सार्थकता होनी चाहिए, जब सार्थकता शब्द की होती है तब उसमें प्रत्यय जुड़ता है तो वो शब्द है वो सार्थक बनता है। अब जमीन है तो जमीन में जम हो जाएगा, जम में ईन लगा दे तो जम का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। तो ये चीज है वो ध्यान रखनी है। दिख तो सभी में ईन ही रहे हैं, लेकिन शब्द को तोड़ते हैं तब जो पीछे शब्द बचता है उस शब्द का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? एरा प्रत्यय नहीं है तो कमेरा, सपेरा, ममेरा, सवेरा। तो क्या हो जाएगा? कमेरा, सपेरा, ममेरा, सवेरा। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। सभी में एरा दिख रहा है, लेकिन सवेरा का जब प्रत्यय रहित करते हैं तो पीछे कुछ नहीं बचता है, जबकि कमेरा में काम है
काम में एरा प्रत्यय जुड़ा तो कमेरा हो गया। सांप में एरा प्रत्यय जुड़ा तो सपेरा हो गया। और मामा जो शब्द है, मामा में एरा प्रत्यय जुड़ा तो ममेरा हो गया। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। 130 नंबर जो प्रश्न है, किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है? दो से अधिक है, दो से अधिक है, ना कि दो। तो इस प्रश्न का हमें ध्यान रखना है। ऐसे जो प्रश्न होते हैं उसमें फंस जाता है कि दो से अधिक से पढ़ते नहीं है, दो से अधिक तो दो देख करके देख लेते हैं। कोई भी अगर शब्द है तो दो, अगर लगभग इसमें दो ही है। तीन विकल्प ऐसे हैं जिनमें दो उपसर्ग है, लेकिन एक ऐसा है जिसमें दो से अधिक उपसर्ग है। तो अगर सही से नहीं पढ़ा तो प्रश्न गलत हो जाएगा ये। तो इसमें देखें अगर, तो समारंभ, तो इसमें सम उपसर्ग है और आरंभ है वो मूल शब्द है। अविस्मरणीय, ए वि स्मरणीय, स्मरणीय। अविस्मरणीय, तो इसमें दो है। अव्यवस्था, ए वि, चलो व्यवस्था करते हैं पहले। व्यवस्था, व्यवस्था, व्यवस्था का करेंगे वि अव और स्था। तो ये क्या हो जाएगा इसमें? अ हो गया, वी हो गया, अव हो गया, ये तीन उपसर्ग है इसमें। तो इस प्रश्न का उत्तर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और अत्याचार जो है, इसमें अति और आ और चार, तो इसमें भी दो उपसर्ग आ रहे हैं, इसमें भी दो उपसर्ग आ रहे हैं, इसमें एक उपसर्ग आ रहा है। तो अव्यवस्था जो है इसमें तीन उपसर्ग आ रहा है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए वी अव और स्था। चलिए अगला जो प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है कि कौन सा शब्द है वो अनेकार्थी शब्द में गुरु से संबंध नहीं है। यानी गुरु जो शब्द है उससे संबंध है वो अनेकार्थी शब्दों के माध्यम से कौन सा शब्द है वो नहीं है। तो पृथ्वी, भारी, बड़ा, शरदे। देखिए, जो गुरु शब्द है, गुरु शब्द का अर्थ भारी भी होता है, गुरु शब्द का अर्थ सरदेय भी होता है। जो गुरु होते हैं, जिसके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, उनको भी गुरु कहते हैं। और गुरु का अर्थ बड़ा भी होता है, लेकिन गुरु का अर्थ पृथ्वी नहीं होता है। पृथ्वी जो है गुरु का अर्थ नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है, इसमें दिया है कि कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है? सही नहीं है वो हमें ध्यान रखना है। तो पहला विकल्प है कि रहित, विरहित, स्मरण, विस्मरण, संकल्प, विकल्प, सम्मुख, विमुख। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। रहित का विरहित नहीं होता है। रहित जो होता है इसका विरहित नहीं होता है, रहित का सहित होता है। रहित का विलोम शब्द सहित होगा। और ये इसका हमें ध्यान रखना है। स्मरण का विस्मरण होता है। विस्मरण, स्मरण का याद करना, विस्मरण भूलना। संकल्प एक दृढ़ इच्छा होती है। विकल्प में दो ऑप्शन आ जाते हैं। और सम्मुख, सामने, विमुख है वो जो सामने नहीं होता है वो होता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है 133 नंबर। कौन सा विकल्प विलोम युग्म सही है? सही बताना है। पीछे तो दिया हुआ है कि सही नहीं है, वो बताना है। इसमें अब 3 है वो गलत है, एक है वो सही है। तो वो हमें ध्यान करना है। नथ, आनथ, मुक्ति, विमुक्ति, शिष्ट, विशिष्ट, संगठन, विघटन। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प। संगठन का विघटन होता है। नत का आनत नहीं होता है, नत का होता है उन्नत। नत का उन्नत होता है। नत का मतलब होता है झुका होता है। नत अर्थात झुका होना, उन्नत यानी उठा हुआ। मुक्ति का विमुक्ति नहीं होता है। मुक्ति जो होता है उसका विलोम शब्द होता है बंधन। मुक्ति यानी आजाद, बंधन यानी बांध के रखना। शिष्ट जो होता है ना, शिष्ट का विलोम शब्द होता है अशिष्ट। अशिष्ट। जबकि जो विशिष्ट होता है ना, उसका विलोम शब्द होता है सामान्य।
विशिष्ट जिसको खास कहते हैं, सामान्य जिसको नॉर्मल कहते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगला जो शब्द है, प्रश्न है, इसमें दिया है कि इनमें से किस शब्द में शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है, तो वो हमें बताना है। जठर का पेट, जरठ का बुड्ढा, चक्रवात, बवंडर, चक्रवाक, चकवा, कटिबद्ध, कटिबंध, तैयार, कटिबद्ध, कमरबंद, कटौती, कमी, कठौती, काष्ठपात्र। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर 3 नंबर जो ऑप्शन है ये हो जाएगा। देखिए ये जो क्रम से दिया हुआ है ना, जैसे जठर, जठर का मतलब होता है पेट, सही बात है, और जरठ का तात्पर्य होता है बुढ़ा, ये भी सही है। और चक्रवात जो होता है उसको बोलते हैं बवंडर, और चक्रवाक होता है उसको कहते हैं चकवा। कटौती का मतलब होता है कमी, और कठौती जो होती है उसको कहते हैं काष्ठपात्र। लेकिन जो कटिबंध होता है ना, कटिबंध, कटिबंध को कमरबंद कहते हैं, और कटिबद्ध जो होता है उसको कहते हैं तैयार। तो ये क्रम है वो यहाँ ऊक चूक हो गया, और बाकी एकदम शब्द का जो अर्थ है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ अनुस्वार आया हुआ है, यहाँ भी अनुस्वार है, तो इसको हमें इसके माध्यम से ध्यान रखना है। कटिबंध यानी कमरबंद। कटी का मतलब होता है कमर, और बंद का मतलब होता है बांधना। कमर को कमर के जो बंधा है उसको बोलता है कमरबंद, और कटिबद्ध यानी तैयार। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। मुझे पता है आज थोड़ी सी मेरी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन स्पीड ज़्यादा रखने बिना प्रश्न है वो हल नहीं होंगे। अगला जो प्रश्न है, इसमें किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है वो ध्यान करना है हमें। छोटे बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि उपतयिका, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंतेवासी, और वह व्यक्ति जिसे थोड़ा ज्ञान हो वह अल्पज्ञ। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर जो ऑप्शन है ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये इसका गलत दिया हुआ है। पर्वत के ऊपर की जो भूमि होती है उसको उपतयिका नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं अधितयिका। क्या बोलते हैं? अधितयिका। उपतयिका वो होती है पर्वत के पास या नीचे की भूमि। पर्वत के पास या नीचे की जो भूमि होती है उसको क्या कहते हैं? उपतयिका कहते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अल्पज्ञ जिसे थोड़ा ज्ञान हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं, और जिसे ज्ञान नहीं हो उसे अज्ञ कहते हैं, जिसे मूर्ख भी कहते हैं। 136 नंबर जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है कि किस शब्द में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी पर्यायवाची शब्द है वो नहीं है, वो हमें बताना है। तो इसमें सुत, तनय, आत्मज, ईर्ष्या, असूया, मत्सर, पाषाण, परस्तर, उत्पल, रश्मि, अंशु, मयूख। तो ये जो चारों विकल्प दिए हुए हैं, इन चारों विकल्पों में एक ऐसा शब्द है जो इनमें उस शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जैसे ये सुत है, सुत है वो पुत्र के पर्यायवाची है सारे। अब पुत्र को सुत भी कहते हैं, तनय भी कहते हैं, आत्मजी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो सही बात है। ईर्ष्या, इसका मतलब होता है क्या कहते हैं उसको? ईर्ष्या करना। ईर्ष्या का मतलब ईर्ष्या होता है जिसे द्वेष भाव कहते हैं। तो इसमें ईर्ष्या, असूया, मत्सर, ये बात भी सही है। पाषाण, परस्तर, उत्पल, यहां जाकर के गड़बड़ हो गई। ये जो उत्पल है ना, इस उत्पल को पत्थर नहीं कहते। पाषाण ये पत्थर के पर्यायवाची है सारे, पत्थर के पर्यायवाची है। तो एक चीज हमें ध्यान करनी है कि एक तो शब्द आता है उत्पल और एक आता है उपल। तो उत्पल जो है उसको तो कहते हैं, ये तो होता है कमल का पर्यायवाची, और जो उत्पल है ना ये होता है पत्थर का पर्यायवाची। तो पत्थर के पर्यायवाची में ये शब्द दिया हुआ था, तो ये शब्द है वो गलत हो जाएगा। ध्यान चली बात? तो ये चीज है ध्यान रखनी है। उत्पल है वो कमल का होता है, ना कि पत्थर का। तो उपल पत्थर, तो यहां उत्पल दिया हुआ है तो ये कमल का होता है। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इन सारे चारों विकल्पों में आप देखिए एक ही शब्द था जो गलत था। इसमें एक ही शब्द था जो गलत था, और इसमें दिया हुआ है कि सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। एक ही अगर गलत हो गया उसमें तो वो सारा विकल्प है वो गलत हो जाएगा। तो रश्मि, अंशु, मयूख ये किरण के पर्यायवाची शब्द है, तो ध्यान रखना है हमें।
वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प में सभी शब्द है वो शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि, यहाँ भी देखो सभी शब्द ध्यान रखना है हमें, सभी जो शब्द है वो ध्यान रखना है, तो सभी शब्द है वो शुद्ध है वो हमें ध्यान करना है। तो इसमें अनुग्रहित, पड़ोसी, द्वार, इसका देखा ना तो सीधा जो अनुग्रहित है, ये अनुग्रहित जो शब्द है ये गलत है। इसका जो शुद्ध रूप होता है उसको बोलते हैं अनुगृहित, अनुगृहित, ये इसका शुद्ध रूप होगा। पड़ोसी जो है, पड़ोसी नहीं होता है, इसका जो शुद्ध रूप होता है वो होता है पड़ोस, पड़ोस। द्वारिका नहीं होता है, इसका शुद्ध रूप होता है द्वारका, ठीक है। विरहिणी नहीं होता, विरहिणी नहीं होता, इसका होता है शुद्ध रूप विरहिणी, विरहिणी। वापस सही है, लेकिन श्रृंगार जो है ये गलत है, ये श्रृंगार होता है ऐसे, ठीक है। और उसके बाद में जो शब्द है अधीन नहीं होता है, इसका जो शुद्ध रूप होता है वो होता है अधीन। अतिथि नहीं होता है, इसका शुद्ध रूप होता है अतिथि। स्थाई सही है, तो देखिए इसमें ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अनुग्रहित, ये तीनों ही गलत है, ये भी गलत हो गया, इसमें ये गलत हो गया, तो सही हो जाएगा ये। दंपति शुद्ध है, अहल्या शुद्ध है, द्रष्टव्य शुद्ध है, तो ये तीन चीज हमें ध्यान रखनी है। तो इस प्रश्न का उत्तर 4 नंबर विकल्प है वो हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है? तो क्या बताना है हमें इसमें? शुद्ध वाक्य बताना है। 3 है जो अशुद्ध है, 1 वाक्य है वो शुद्ध है। चोरी करती पकड़ी जाने पर वह झेंप गई। आप जयपुर से कब लौटेंगे? मैं उनके यहाँ कई बार जाकर जा आया हूँ। जरा सी तारीफ करते ही वे फूल कर कुप्पी हो गई। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका उत्तर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आज के लिए, आपके लिए आज के 3 प्रश्न हैं। ये जो तीनों ही जो विकल्प है ना, इनका शुद्ध रूप आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। इसका उत्तर तो सही ये है 2 नंबर, लेकिन ये जो तीनों जो विकल्प है ये अशुद्ध है। इनका शुद्ध रूप है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। आज के लिए आपके ये 3 प्रश्न हैं। 139 नंबर जो प्रश्न है वो दिया हुआ है इसमें, मुद्रित माध्यमों के लिए समाचार लेखन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो समाचार की शुरुआत जिन पंक्तियों से होती है उसे खबर का आमुख या इंट्रो कहा जाता है। समाचार लेखन के 6 ककार का महत्वपूर्ण स्थान है। और उल्टा पिरामिड शैली में घटनाओं को समापन, बॉडी और इंट्रो के क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। आमतौर पर समाचार उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसमें सही नहीं है वो पूछा है। तो देखिए इसमें देखा जाए ना तो समाचार की शुरुआत जिन पंक्तियों से होती है उसे खबर का आमुख या इंट्रो कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। जो समाचार पत्र की जो शैली होती है उसके उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं, ये होता है ऐसा कुछ। कुछ अच्छा बन गया है क्या? ये उल्टा पिरामिड शैली ये होती है इसकी शैली। उल्टा पिरामिड शैली में होता क्या है कि सबसे पहले जो आता है ना उसको बोलते हैं आमुख या इंट्रो। क्या कहते हैं? आमुख या इंट्रो। 2 नंबर जो होता है उसे बॉडी कहते हैं, या बीच में जो होता है उसको बॉडी कहते हैं। वैसे बॉडी जो होती है शरीर की वो बीच में ही होती है, और समापन हमेशा अंत में ही होता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये इसका क्रम होता है। उल्टा पिरामिड जो शैली होती है समाचार लेखन की, ये इसका क्रम होता है। और इसमें जो 6 ककार माने जाते हैं, समाचार जो लेखन है इसमें 6 ककार माने जाते हैं। इन 6 ककारों के माध्यम से ही जो समाचार की रूपरेखा है, समाचार के प्रश्न है वो बनाए जाते हैं। हम सोचते हैं ना कि यार इनको याद कैसे रह जाता है, वो याद इनको रहता नहीं है। ये जो 6 ककार है ना, इनके माध्यम से ही वो समाचार की है वो रूपरेखा, प्रारूप है वो तैयार करते हैं। एक तो इसका होता है कि क्या हुआ, उसके बाद में कौन या किसका, किसका हुआ, उसके बाद में कहाँ हुआ, या कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई घटना हो गई तो उसको कहते हैं कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। हुआ तो क्यों हुआ, क्या हुआ, पहले तो ये होता है क्या हुआ, फिर कौन था या किसके साथ हुआ, फिर कहाँ हुआ, फिर कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, लास्ट में ये क्यों आता है। तो ये इस समाचार लेखन की 6 है वो कह सकते हैं कि
बहुत ही महत्वपूर्ण है वो प्रारूप होते हैं, 6 ककार बोलते हैं जिसे। तो इस प्रश्न को अगर देखें तो इसमें दिया हुआ है कि शुरुआत जिन पंक्तियों से होती है उसे खबर का आमुख या इंट्रो कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। समाचार लेखन में 6 ककार होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। उल्टा पिरामिड शैली में घटनाओं को समापन बॉडी इंट्रो के क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसमें जो उल्टा पिरामिड शैली होती है उसमें घटनाओं को समापन के माध्यम से नहीं होता है, इंट्रो बॉडी और समापन के माध्यम से होता है। इंट्रो बॉडी और समापन के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, चूंकि ये विकल्प है वो गलत है और आमतौर पर समाचार लेखन जो है उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखे जाते हैं, तो ये बात भी सही है। अगला जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो आग्नेय, अस्तित्व, निष्कासित और अधुना तक। तो निष्कासित जो शब्द है इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग हुआ है। निष् उपसर्ग हो गया और इत है वो प्रत्यय हो जाएगा। पद्यांश जो दिया हुआ है इसमें आप पढ़ लीजिएगा और पढ़ करके है उत्तर दे दीजिएगा। मैं सीधा है वो प्रश्न पढ़ूंगा और उसका उत्तर है वो देने की कोशिश करूंगा। पद्यांश में किसका गुणगान किया गया है? पद्यांश में किसका गुणगान किया गया है? तो इसमें कर्मवीर का गुणगान किया गया है। असंभव शब्द का प्रयोग कौन करता है? तो असंभव शब्द का प्रयोग कायर करते हैं। किस विशेषता के बिना जीवन व्यर्थ नहीं जाता? तो धन संपदा के बिना जीवन है वो व्यर्थ नहीं जाता। अगला जो 144 नंबर जो प्रश्न है ये गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि उक्त अवतरण में राष्ट्रभाषा को परिभाषित करने के लिए में किस घटक का उल्लेख नहीं हुआ है? तो किसका नहीं हुआ है? 144 जो प्रश्न है इसमें 2 नंबर जो विकल्प है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसकी समृद्ध साहित्यिक परंपरा होती है, ये इसका इसमें उल्लेख है, इसका नहीं हुआ है। 145 नंबर जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि उक्त अवतरण के अनुसार किन परिभाषाओं को राष्ट्रीय भाषा कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, लोगों में प्रचलित सभी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा कहा गया है। राष्ट्रभाषा की व्यापक विशेषताओं में किस तथ्य का उल्लेख नहीं है? किस तथ्य का उल्लेख नहीं है? तो इसमें उसकी साहित्यिक धरोहर अत्यंत समृद्ध होती है, इसका है उल्लेख नहीं है। तो 146 का 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है ये पाठों से आ गए हैं। लिखन बेटी जाकी छवि गई गई गर्भ गुरूर, भय ने केते जगत के चतुर चितेरे कूर। सृजन में संकलित इस दोहे के आधार पर बताइए कि चतुर चित्रकारों को भी मूड क्यों बनाना पड़ा? तो 147 नंबर जो प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, क्यों बनना पड़ा? नायिका का सौंदर्य प्रतिक्षण बदल जाने के कारण उसका यथार्थ चित्रांकन संभव नहीं हो पाया, तो इसलिए जो चतुर चित्रकार हैं उनको मूड बनना पड़ा, मूर्ख बनना पड़ा, वो मूर्ख कहलाए। क्योंकि नायिका की जो रूप था वो प्रति पल परिवर्तित हो जाता था और उस परिवर्तित पल में वो रूप है वो बनाते तो प्रत्येक बार है वो उसको रूप को है वो परिवर्तित पाते, तो हर बार है वो असफल हो जाते, तो इस वजह से उनको है वो मूर्ख कहा जाता। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। सृजन में संकलित इस काव्यांश का क्या भावार्थ है? इसका भावार्थ क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, जटिल शब्द प्रयोग से सीधी सादी बात भी उलझकर अग्राह्य बन जाती है। अगला जो प्रश्न है, अनाथ विधवा द्वारा सिली हुई कमीज मजदूरी और प्रेम पाठ के संदर्भ में को लेखक को किसने किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो आत्मा के वस्त्र के रूप में प्रस्तुत किया है। आज का अंतिम और इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विचार सर्जन में संकलित मैं और मैं नामक निबंध में प्रतिपादित नहीं किया गया है? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन है इसका उत्तर हो जाएगा, मनुष्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह स्वयं से पहले दूसरों के विषय में सोचे, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आज हमने बहुत ही जल्दबाजी में, या बहुत तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ी जल्दबाजी है वो की है, क्योंकि प्रश्न है वो 30 सम्मिलित किए थे, काफ़ी समय हो गया था पेपर को शुरू किए हुए। अगला प्रश्न पत्र भी है वो जल्दी शुरू करेंगे। अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखा है तो पहले इन वीडियो से संबंधित जो भी वीडियो बने वो भी देखिए, और इस चैनल पे अगर आप पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें। आगे आने वाले समय में हम जो जीके के अब तक के जो प्रश्न पत्र हुए हैं उनको भी सम्मिलित करेंगे, साइकोलॉजी के प्रश्न पत्र भी सम्मिलित करेंगे, और जितने भी अब तक के हिंदी साहित्य हिंदी व्याकरण के प्रश्न पत्र हुए हैं सारों को सम्मिलित करेंगे। और
ऐसे ही स्नेह बनाए रखें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी जो चाहने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है वो शेयर ज़रूर करें, उनको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।